हेलो, मैं हूं वीना शंकर सोनी और आप देख रहे हैं सोनी ट्यूटोरियल क्लासेस। आज का वीडियो डेडिकेटेड है एक इंटरनेशनल इश्यू को जो भारत और नेपाल के बीच उठ खड़ा हुआ है। आप पढ़ रहे होंगे इसके बारे में न्यूज़पेपर्स में, सुन रहे होंगे न्यूज़ चैनल्स पे कि भारत और नेपाल के बीच कोई बॉर्डर इश्यू हुआ है। हो सकता है आप इसके बारे में सारी सच्चाई ना जानते हो कि क्या है ये बॉर्डर इशू, कहाँ हुई इसकी शुरुआत, क्या क्या हैं इसके डायमेंशंस और कहाँ इसके ख़त्म होने के चांसेस बन रहे हैं। अगर आप इन सारे सवालों के जवाब चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपके स्क्रीन के सामने जो दो मैप्स दिख रहे हैं, ये दोनों ही मैप्स नेपाल के हैं, लेकिन एक मैप अभी नया है जो ऊपर बना हुआ है और जो नीचे है मैप वो अब तक यूज़ कर रहा था नेपाल ट्रेडिशनली। दोनों में सिर्फ एक फर्क है, अगर आप गौर से देखें तो वो छोटा सा त्रिकोना एरिया, उसी की वजह से सारी समस्या खड़ी हुई है क्योंकि नेपाल ने उस त्रिकोने एरिया को पहली बार अपने मैप पे जगह दी है। इसके पहले कभी भी किसी भी नेपाली ऑफिशियल मैप में उस एरिया को जगह नहीं मिली थी। वो कौन सा एरिया है, जरा उसको नजदीक से देखते हैं। ये है वो हरा सा एरिया, देखें, एक ट्राई जंक्शन नेपाल, इंडिया और चाइना के बीच। इसके 3 पॉइंट्स हैं। एक गौर करिए, लिपू लेक जो चाइना के काफी करीब है, एक काला पानी जो अब तक उत्तराखंड का हिस्सा माना जा रहा था, जिस पे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था, और एक है लिम्पी अधूरा जो एक फार वेस्ट में आप देख रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट्स मिलके एक ट्राई जंक्शन बनाते हैं जो अब तक भारत का हिस्सा था, जिस पे किसी को कोई विवाद नहीं था, लेकिन अचानक से नेपाल ने इसे अपने मैप पे जगह दे दी है, जिससे कि सारा विवाद शुरू हुआ है। तो चलिए इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि कहां शुरुआत कैसे हुई इन सारी चीजों की। आप जानते हैं कि नेपाल एक देश बना 1769 ईस्वी में। भारत और नेपाल के बॉर्डर की हिस्ट्री 18वीं सेंचुरी में शुरू हो गई। उसी दौरान भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पांव तेजी से पसार रही थी। भारत के कई किंगडम्स को वो हथियाए जा रहे थे। एक समय वो अपनी सीमाएं पूर्व में बर्मा से लेकर के पश्चिम में जहां आज पाकिस्तान है वहां तक पहुंच गए। जाहिर सी बात है, अपनी एक्सपेंशनिस्ट नीति को फॉलो करते हुए वो नेपाल की तरफ गए और फिर नेपाल पे अटैक किया। जब आप नेपाल की बात करते हैं तो उस समय नेपाल बहुत बड़ा राज्य था, बहुत बड़ा देश था अभी के तुलना में। उस समय उसकी जो बॉर्डर्स थी वो ईस्ट में तीस्ता तक जाती थी, जहां पे अभी गोरखालैंड स्टेट की डिमांड हो रही है, और वेस्ट में वो कांगड़ा रीजन तक चली जाती थी। तो ये है वो मैप नेपाल का जो ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई से पहले का है। देखें कितना बड़ा हुआ करता था नेपाल। जो ब्लू हिस्सा है वो अभी का नेपाल है और जो ब्राउन हिस्सा है वो नेपाल हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। तो अंग्रेज EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन पे अटैक करा और वो डेट था 1 नवंबर 1814। नेपाली गुरखा बहुत जी जान से लड़े, बहुत जोश से लड़े, लेकिन 1 साल के अंदर उन्हें गढ़वाल और कुमाऊं एरिया छोड़ना पड़ा और राजा ने 1816 में संधि कर ली अपनी संप्रभुता, अपना राज्य बचाए रखने के लिए। उस संधि को हम लोग सुगौली संधि के नाम से जानते हैं। यह सुगौली संधि बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्या हुआ इस सुगौली संधि में? इस सुगौली संधि में राजा ने कंडीशंस मान लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की। सबसे पहली कंडीशन थी कि एक नदी है वहां पे, उस नदी को काली नदी या महाकाली नदी या शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। तो पहली कंडीशन थी कि उस नदी के पश्चिम के तरफ जितना भी लैंड होगा वो उस पर अपना अधिकार खो देंगे। राजा ने ये बात मान ली। उन्होंने काली नदी को एक तरह से बॉर्डर मान लिया कि उसके ईस्ट के साइड जो एरिया होगा वो नेपाल होगा और उसके वेस्ट जो होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो भारत है उसका होगा। साथ ही साथ आपको बताऊं, एक और कंडीशन रखी गई थी। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को बाकी भारतीय राजाओं से भी जंग लड़ना था। वो गुरखा फाइटर से काफी इंप्रेस थे, उनके लड़ने की शैली से। उन्होंने ये भी कहा कि आपको अपने गुरखा सैनिक हमें देने होंगे लड़ने के लिए, और राजा ने ये बात भी मान ली। हालांकि आप जानते हैं सैनिक लड़ते हैं अपने वतन के लिए, तो कई सैनिकों ने मना कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ने के लिए। इसके बदले राजा ने उन्हें पनिशमेंट दिया। इससे राजा के एटीट्यूड का आपको पता चलता है कि उन दिनों वो अपना राज बचाए रखने के लिए किस हद तक जा सकते थे।
इस सुगौली संधि में नेपाल नरेश ने अपने लगभग 33% टेरिटरी खो दी थी। उसके बाद जब भारत आजाद हुआ 1947 में, भारत हमेशा से उस एरिया को अपना एरिया, जो मैंने ट्राई जंक्शन दिखाया है, उसको भारत के मैप पे दिखाता रहा। नेपाल ने अपनी तरफ से कोई कोशिश कभी नहीं की कि उस हिस्से पे अपना अधिकार जताए। उन्होंने उसे बिल्कुल मान लिया था कि वो भारत का हिस्सा है। मैं इस बारे में बात करूंगा कि आखिर ये कौन से पॉइंट से उन्होंने ये बनाया है इशू, ये भी बताऊंगा मैं आपको। देखें, जैसे मैंने बताया कि भारत 1947 से उस एरिया को अपना हिस्सा मानता रहा है, उस पर गवर्न कर रहा है, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, जिससे यह साबित होता है कि वो भारत का हिस्सा रहा है। इस हिस्से पे, इस क्लेम पे, भारत के इस क्लेम पे चाइना का भी अप्रूवल है। कैसे? जब 1962 में भारत चाइना से जंग लड़ रहा था, तो भारत उस ट्राई जंक्शन एरिया में जाकर भारत की सेना ने अपना स्टेशन बनाया और चाइना से मुकाबला किया। उस समय नेपाल ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया भारत के इस कदम का। अगर नेपाल उस एरिया को, उस टेरिटरी को अपना मानता, तो क्या वो एक बार भारत से नहीं कहता कि आप हमारे क्षेत्र में आकर लड़ाई लड़ रहे हैं चाइना के साथ? कोई देश अपनी जमीन को यूज नहीं करने देता दूसरे देश को युद्ध करने के लिए, जब तक कि फॉर्मल कोई अग्रीमेंट ना हो। तो उन्होंने कोई ऐसे कमेंट नहीं किए, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। ऐसी आपको कभी कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगी जिससे यह पता चले कि नेपाल ने कभी भी उस हिस्से पे अपना क्लेम किया हो। तो मैं बता रहा था कि 1962 की लड़ाई के बाद भारत और चाइना के बीच जब ट्रेड्स खत्म हो गए, रुक गए सारे, तो 1988 में जब राजीव गांधी वापस बीजिंग गए और उन्होंने वहां जाकर ट्रेड की शुरुआत करी चाइना के साथ, 1991 में एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया भारत और चाइना के बीच, जिसमें भारत और चाइना ने अग्री किया कि वो दोनों लिपू लेक से ट्रेड करेंगे। इसका मतलब चाइना ने लिपू लेक को भारत का हिस्सा माना। ऐसा ही एक और ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ भारत और चाइना के बीच 2005 में। उस ट्रेड एग्रीमेंट में भी लिपू लेक का क्लियर मेंशन है। देखें, यही है वो टेरिटरी जो मैं पहले भी दिखा चुका हूं। तो लिपू लेक नजदीक होने की वजह से आप देख सकते हैं वो चाइना और भारत एक दूसरे से ट्रेड आसानी से कर सकते हैं। अभी आप सुन रहे हो कि चाइना का बिहेस्ट है नेपाल का, नेपाल के रिएक्शन में। मैं इन सारी चीजों को डील करूंगा, पहले समझें आप। 1991 में जब चाइना ने लिपू लेक को भारत का एक्नॉलेज करा, उससे बिजनेस करना एक्सेप्ट करा, और 2005 में भी, उस समय चाइना को भारत की जबरदस्त जरूरत थी। चाइना के लिए भारत एक बड़ा बाजार था जिसकी जरूरत उसे थी, उन्होंने एक्सेप्ट करा। नेपाल को इससे कोई परेशानी नहीं थी, उन्होंने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन समीकरण बदलते हैं समय के साथ। आज भारत और चाइना के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, ये फैक्टर आने वाला है, मैं आपको बताऊंगा। कहां होती है शुरुआत इन सारी चीजों की, परेशानी कहां से शुरू होती है, गौर करें। देखिए, सबसे पहले क्या है क्लेम? नेपाल का क्लेम क्या है? नेपाल का क्लेम यह है कि ये काला पानी, लिपू लेक और लिम्पी अधूरा एरिया उनका है। अगर ये उनका था तो उन्होंने अब तक क्लेम कभी क्यों नहीं किया था? ठीक है, तो इस बात पे वो कहते हैं कि जब 1816 में सुगौली संधि हुई थी, तो उसमें कहा गया था कि काली नदी के पश्चिम का एरिया भारत का होगा और पूर्व का एरिया नेपाल रहेगा। वो अब ये कहने लगे हैं कि काली नदी की उत्पत्ति लिम्पी अधूरा से होती है, जबकि भारत हमेशा से मानता आया है कि काली नदी की उत्पत्ति लिपू लेक से होती है। अब ये एक ऐसा बात है जो बोल करके वो एक झूठ मूठ का इशू क्रिएट करना चाह रहे हैं और कर चुके हैं एक्चुअली। मैं आपको बताता हूं कि इसकी मंशा क्या होगी, मंशा कहां होती है। देखें, नेपाल में एक नेशनलिज्म की फीलिंग की शुरुआत हुई है और इसके लिए ये कम्युनिस्ट पार्टी जिम्मेवार है। वहां एक कम्युनिटी है मधेशीज, वो माइनॉरिटी में है नेपाल में। वो कम्युनिटी भारत के साथ कल्चरल टाइज शेयर करती हैं। उनकी भाषा नेपाली ना होकर के हिंदी, भोजपुरी, उर्दू, तमिल, ये सारी भाषाएं हैं। इससे क्या होता है कि उनको, वहां के नेपाली इनको टारगेट करते, कहते हैं कि वो विदेशी हैं, उनको अपनी लॉयल्टी साबित करनी होगी।
और इस फीलिंग को कैश इन करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी भी मधेशीज को टारगेट करते हैं। तो वो बाकी एक नेशनलिज्म की फीलिंग निकालते हैं, लाते हैं और भारत को भी टारगेट करते हैं क्योंकि इनकी कल्चरल टाइज भारत से है। 2007 में एक जबरदस्त मधेशी मूवमेंट हुई थी जिसमें इस कम्युनिस्ट पार्टी ने सीधे सीधे भारत का हाथ बताया था उस मूवमेंट के पीछे। तो ऐसा करने से वो अपने घर पे अपनी एक जबरदस्त छवि बनाते हैं नेशनलिस्ट की। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर बनने वाला है, मैं आपको बताता हूं कैसे। इंडिया ने अभी हाल फिलहाल में एक पिलग्रिमेज रूट बनाया है, कैलाश मानसरोवर तक जाता है वो, धारचूला से लेकर लेपू लेक तक। धारचूला है उत्तराखंड में, मैं आपको दिखाता हूं वो मैप, यहां देखें, ये धारचूला है और ये है लेपू लेक। तो धारचूला से 80 किलोमीटर तक की दूरी तक वो उन्होंने एक रोड बनाया भारत ने। इस रोड की अपनी एक कहानी है। इस रोड के आइडिया का कंसेप्चुअलाइजेशन हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट में। उस समय कुछ एक्सपर्ट्स ने स्टडीज की चाइना की पॉलिसीज को, और उन्होंने कहा कि भारत को तैयार रहना चाहिए फ्यूचर में किसी भी डेंजर के लिए, और इसके लिए जरूरी है कि भारत रोड्स बना के रखे उन सीमाओं तक जहां से अग्रेशन की गुंजाइश है। इस बात को गो हेड मिल गया, कंस्ट्रक्शन के डिसीजन को गो हेड मिल गया 1999 में। लेकिन 5 साल के बाद गवर्नमेंट बदल गई, लगातार 2 बार कांग्रेस गवर्नमेंट आई और उन्होंने उस रोड पे बहुत सीरियसली काम नहीं किया। फिर जब बीजेपी गवर्नमेंट आई, उन्होंने वापस, मोदी गवर्नमेंट, उन्होंने फिर से इस काम को शुरू किया और फाइनली पिछले 9 मई को वहां भारत ने एक रोड का इनॉग्रेशन कर दिया। अब आप समझते हैं कि इस रोड का इनॉग्रेशन और इस रोड का कंस्ट्रक्शन भारत ने चाइना को ध्यान में रख के किया है, तो फिर नेपाल को क्यों लगी मिर्ची? तो बताता हूं आपको इसके बारे में कि आखिर नेपाल क्यों हल्ला कर रहा है। जैसा मैंने आपको बताया था कि नेपाल के अंदर एक मधेशी कम्युनिटी है जो भारत से जबरदस्त कल्चरल टाइज शेयर करती है, लैंग्वेज शेयर करती है, और उन्हें नेपाल में टारगेट करती कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये भारत विरोधी फीलिंग्स पे, भावनाओं को उभारते हुए उन्होंने पिछले इलेक्शन में जबरदस्त सफलता हासिल की और वो पहुंच गए 174 सीट के साथ अपने सहयोगी के साथ मिलकर संसद में। जाहिर सी बात है वो भारत के खिलाफ बोलते हुए आए हैं, तो अभी वो कोई भी परिस्थिति में जहां भी उनको मुश्किल आती है तो उनको एक इजी रास्ता दिखता है भारत को टारगेट करना। अभी उनके देश में उनकी स्थिति ठीक नहीं है, उनके खुद के पार्टी के लोग उनके लीडरशिप से खुश नहीं हैं और वो चाहते हैं एक नया लीडरशिप। तो अभी कुछ दिन पहले इन प्रधानमंत्री, इनका नाम है केपी ओली, कम्युनिस्ट पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने एक बहुत घटिया वक्तव्य दिया था कि भारतीय वायरस ज्यादा खतरनाक है चाइनीज और इटालियन वायरस से। ये सारे कमेंट्स वो करते हैं क्यों? पहली बात है कि उनका जो वोट बैंक है, जो नेशनलिस्ट नेपालीज हैं, वो मधेशीज को नहीं मानते। वो कहते हैं कि वो माइनॉरिटी भारत की तरफ लॉयल्टी रखती है। साथ ही साथ चाइना ने अभी काफी इन्वेस्ट कर रखा है नेपाल में। तो ये साहब, ये प्रधानमंत्री जो हैं केपी ओली, ये बिल्कुल भारत के बारे में खिलाफ बोल करके अपनी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को भी सही कर लेते हैं और साथ ही साथ अपने चाइना के बॉसेस को भी खुश कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है मैप पे किसी दूसरे देश के हिस्से को दिखाने की, तो उन्होंने क्या सोचा होगा, क्यों किया होगा ऐसा? अभी मैंने आपको बताया कि उनकी स्थिति घर पे वापस नेपाल में सही नहीं है। उन्होंने सोचा होगा कि अगर वो ऐसे स्टंट करें, और नेपाल, चूंकि भारत के साथ बातचीत नेपाल की ड्यू थी जनवरी में ही, लेकिन कोरोना वायरस के चलते ये बातचीत को पोस्टपोन करना पड़ा, तो उन्होंने जल्दीबाजी में एक मैप दिखा दिया जिसमें भारत के हिस्से को नेपाल का हिस्सा बता दिया। उन्होंने सोचा कि भारत इस बात से प्रेशर में आएगा कि अभी चाइना नेपाल के साथ है, इसलिए शायद वो नेपाल की कंडीशन मान ले और इस बात पे अपना क्लेम छोड़ दे कि वो ट्राई जंक्शन जो है भारत का हिस्सा है। इससे वो अपने घर पे हीरो वाली छवि बनाएंगे, साथ ही साथ अपने पार्टी में अपनी गिरती हुई साख भी बचाएंगे। लेकिन भारत की सरकार सब कुछ समझ रही है यहां, और शायद ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि हम अपनी संप्रभुता को बेहतर तरीके से डिफेंड करना जानते हैं। यह है मेरी राय। चाइना के बिहेस्ट पे नेपाल ने ऐसा किया,
क्यों? अगर वो हिस्सा उनका होता तो इतने 150 सालों में उन्होंने कभी क्यों दिखाने की कोशिश नहीं की, 200 सालों में कभी क्यों नहीं दिखाने की कोशिश की कि वो हिस्सा उनका है। 1962 में हम वहां से लड़े, वहां से कभी हमारी सैनिक चौकी हटी नहीं, तो फिर अचानक से ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ अपनी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी, ये दिख रहा है एक इंटरनेशनल मैटर, लेकिन इसका इंटरनेशनल एस्पेक्ट से ज्यादा डोमेस्टिक एस्पेक्ट है। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई, अगर आपकी राय कुछ अलग हो तो कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। बस 1 मिनट, मैं आपको एक और बात बता दूं कि आखिर उन्होंने बताया कैसे। तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने ओरिजिन बताया था लिम्पी अधूरा को, ठीक है। नेपाल ने बताया कि लिम्पी अधूरा ओरिजिन है किस चीज का? वो काली नदी का, जबकि भारत के हिसाब से ओरिजिन कहां है? लिपू लेक। बस इस छोटे से बात को एक इश्यू बनाकर उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। अब ये खत्म कहां होगा ये इश्यू? ये इश्यू खत्म हो सकता है, एक तो भारत क्लेम छोड़ दे अपना इस एरिया पे, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दूसरा एक है कि भारत बहुत कठोर रुख अपनाए और भारत नेपाल के साथ सारे संबंध तोड़ ले, जिससे नेपाल को काफी नुकसान होगा। चाइना उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। हालांकि हम लोग चाहेंगे कि नेपाल और भारत मिल बैठ करके ये बातचीत करके सॉर्ट आउट कर लें। आपके कमेंट्स के इंतजार में। थैंक यू वेरी मच।